जौनपुर के शर्की शासकों के द्वारा बनवाई गई काफ़ी सारी इमारतों के अंदर आज हम आ चुके हैं जामा मस्जिद में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश जौनपुर के स्थान पर लेकर आ गया हूं, जहां पर हमें शर्की शासकों के द्वारा बनवाई गई उन सभी इमारतों को अध्ययन और देखने का मौका मिलेगा, जिसमें से सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी मस्जिद, और इसी मस्जिद को कहा जाता है जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद के बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में जितनी भी मस्जिदें बनवाई जाती थी उन मस्जिदों से काफ़ी ज़्यादा अलग यूनिक पैटर्न हुआ करता था इन शर्की शासकों की इमारतों का, उनकी मस्जिदों का। उसके पीछे का एक लॉजिक है, वो मैं आपको यहाँ से भी दिखाना चाहता हूँ। सामने की तरफ आपको इस मस्जिद का एक काफ़ी ऊंचा डोम दिखाई दे रहा है, और जब दोस्तों मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो उसके सामने की तरफ जो इतनी ऊंची ये एक दीवार खड़ी है, उसकी वजह से उसका जो डोम है वो छुप जाता है। और इसी से पता लगाता कि शर्की शासकों ने जो यहाँ पर इमारतें बनवाई थी उन इमारतों का कंस्ट्रक्शन बाकी इमारतों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर शर्की शासकों की उन इमारतों के साथ में और भी रूबरू करवाने के लिए। ये इसका मुख्य दरवाज़ा है, और इस मुख्य दरवाजे के ऊपर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो पास में एक स्थान पड़ता है चुनार। चुनार के अंदर जो पत्थर का काम और वहाँ के जो पत्थर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उन्हीं पत्थरों के बेसिस पर इस पूरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था 15वीं शताब्दी के समय में। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी बारीकियों के साथ में इस मस्जिद को देखेंगे। आ जाइए दोस्तों। इस वाले स्थान को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उस समय कोई पहरेदार वगैरह बैठे रहते होंगे जब लोग यहाँ पे नमाज अदा करने आते होंगे। और इस मस्जिद के मुख्य दरवाजे का जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं, और इसका प्रमुख द्वार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, और इन सभी चीज़ों को और बारीकियों के साथ में हम देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। आइए यहाँ पर अंदर का ये वाला जो हिस्सा है वो स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, और ऊपरी जो भाग है उसका डोम देखिए कितना ज़्यादा अद्भुत, शानदार, ज़बरदस्त हमें दिखाई दे रहा है। और काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों के इस्तेमाल से इस पूरी मस्जिद का ये वाला जो परिसर है वो बनाया गया था। दोस्तों मैं आपको ना उस समय के कारीगरों की एक विशेषता पे फोकस करवाना चाहता हूँ, जिसको हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये जो पत्थर है तकरीबन 3 फीट लंबा है और ये 1 फीट के आसपास मोटा होगा। इतने भारी पत्थर को इतने सिमेट्रिकल तरीके से कट करना और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट करना अपने आप में काबिल तारीफ है। और अब हम आ गए हैं इस जामा मस्जिद के मुख्य उस दरवाजे पर जो इसका आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। आप अपनी नज़र को इसके पूरे हिस्से पर घुमाइए, और जहाँ पर भी आप देखेंगे वहीं पर इसके आकर्षण का वो केंद्र हमें दिखाई और प्रतीत होता हुआ मालूम पड़ेगा। सामने की तरफ इसकी काफ़ी ऊंची एक वॉल दीवार बनी हुई है, जिस तरफ लोग फेस करके नमाज अदा करते हैं। और इसके राइट वाले हिस्से में दोनों तरफ आपको गुंबद की आकृति दिखाई देगी, उनकी भी विशेषता हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर बनाए हुए हैं, और इसी के साथ साथ में अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलता हूँ और इसके कुछ इतिहास के साथ में भी आपको रूबरू करवाता हूँ कि क्या यहाँ का इतिहास था, और जौनपुर के अंदर इन मस्जिदों की इमारतों को क्यों विशेष ज़्यादा माना जाता है। यदि हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय की, तो उस समय जौनपुर नाम का जो शहर था ये पहले से अस्तित्व में था, बट इसका जो नाम है वो जौनपुर, वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका वास्तविक नाम जोना खान था, उन्हीं के नाम पर यहाँ का नामकरण कर दिया था, और तब से इसे हम जौनपुर के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं शर्की शासकों की। दोस्तों शर्की शासकों ने जौनपुर के ऊपर तकरीबन 100 वर्षों तक शासन किया है, और उन्हीं शासकों में से जो सबसे पहले शासक थे उनका नाम था ख्वाजा मलिक सरवर, और उन्होंने ही शर्की राजवंश की स्थापना भी करी थी। अब इस शर्की राजवंश की स्थापना क्यों हुई उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा इसके हर एक भाग से थोड़ा सा नज़दीकी इसका रूबरू करवा देता हूँ, फिर आपको मैं इसका और भी हिस्सा बताता हूँ इतिहास का जो बाकी रह गया है। यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये तकरीबन 7 फीट ऊंचे बने हैं, और ऊपर वाले हिस्से में देखिए एक बाउल शेप आपको इसके कॉर्नर पॉइंट पे चारों तरफ देखने को मिलेगी,
जो यहाँ पर इसके एक अद्भुत कलाकृति को दिखाती है। और ये पत्थर बिल्कुल सीधा बना हुआ है दोस्तों। इससे ये भी पता लगता है कि उनके पास में कुछ ना कुछ टेक्निक ज़रूर होगी इन पत्थरों को कट करने के लिए। इसीलिए आज से 550 वर्ष पहले भी बिना मशीनों का इस्तेमाल करे उस समय के कारीगरों ने इन पत्थरों को इतने बखूबी तौर पर कट किया था। अब मैं आपका जो जिक्र है इतिहास के साथ में जोड़ना शुरू करता हूं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं और शर्की शासकों की इन बनाई गई इमारतों के बारे में और भी जान पाएं। शर्की शासकों ने जितनी भी इमारतें बनवाई उन इमारतों की एक पहचान ये हुआ करती थी कि उनका जो पैटर्न था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक बेगमपुरी मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद की आधारशिला पर ही इन इमारतों को बनवाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि तुर्क पैटर्न पर इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन तैयार किए और इब्राहिम शाह शर्की जिनका शासनकाल 1402 में शुरू हुआ था 1440 तक, उनको ऐसा माना जाता है कि शर्की साम्राज्य के अंदर जितनी भी कला प्रेम उन्होंने इस क्षेत्र में उपजाई उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और उन्होंने ही अपने शासनकाल में अटाला मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, झांझी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और इन्हीं के वंशावली के बिल्कुल जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था हुसैन शाह शर्की, 1470 में उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आप इस मस्जिद के बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर अपनी नज़र को गड़ाइए। यहाँ पर आपको जालीदार नक्काशियों के साथ में पत्थरों के ऊपर बारीक पच्चीकारी और वास्तुकला का एक अद्भुत पेशकशी दिखाई देगी। और दोस्तों भारत की बहुत सारी मस्जिदों में से ये वाली मस्जिद भी उन्हीं में शामिल होती है, क्योंकि इसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 200 फीट से भी ज़्यादा बताई जाती है और इसको 5 अलग अलग तलों में बनाया गया है। नीचे वाले हिस्से में 2 मंजिल आपको दिखाई दे रही हैं और ऊपरी जो भाग है वो 3 चरण में आपको लेयरिंग के साथ में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इसमें जो खांचे बनाए गए हैं राइट और लेफ्ट की तरफ जो खिड़की नुमा है वो 4 एक तरफ बने हुए हैं और 4 दूसरी तरफ बने हुए हैं और बीच में काफ़ी बड़ी ट्रू आर्च देखने को मिल रही है। पत्थर की जो कार्विंग है वो यहाँ पर लुभाने वाली है और इस दरवाजे के ऊपर जो पत्थर पेस्ट किए गए हैं वो हैं लाइट येलो सैंडस्टोन। और इस तरह के पत्थरों को कार्विंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और उसी का एक जो उदाहरण है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो हुसैन शाह शर्की थे, इनका बहलोल लोधी के शासनकाल के समय में इनकी कई बार दिल्ली में विजय प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ाई होती है, लेकिन बहलोल लोधी उस समय के काफ़ी पावरफुल शासक थे दिल्ली सल्तनत के, इसलिए उन्होंने हुसैन शाह शर्की को हरा दिया। और उसके बाद में हुसैन शाह जो शर्की थे वो कुछ इतिहासकारों के मत के अनुसार बिहार चले गए थे और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो बंगाल चले गए थे। और ये समय आता है 1483-1485 के आसपास का। और इस वाले हिस्से पर बहलोल लोधी यानी कि लोधी डायनेस्टी ने अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों ये है यहाँ का वजू खाना, जहाँ पर लोग नमाज अदा करने से पहले वजू करते हैं। और सामने की तरफ एक आपको सुंदर फाउंटेन भी दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर एक आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। और ये प्रोसेस तब से ही चलता आ रहा है जिस समय हुसैन शाह शर्की ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अब यहाँ पर ये जो बिंदु है राइट की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ स्क्वायर फॉर्म है, ऊपर की तरफ एक डोम बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। डोम को यदि हम थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक लोटस फ्लावर दिखाई देगा उसके बिल्कुल शिखर वाले हिस्से पर, और एक नारियल जैसी जो शेप है वो दिखाई देगी आपको। इस्लामिक और हिंदू दोनों वास्तुकला मिक्सचर है। इसके पीछे का कारण है कि इन इमारतों को बनाने वाले जो कारीगर थे ना वो भारत हिंदुस्तान के सरजमी के ही थे। तो उन कारीगरों को जैसा काम आता था वो अपनी उस कला को यहाँ पर पेश करते थे, इसीलिए इन इमारतों के अंदर आपको हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला को देखने का आसानी से मौका मिलेगा। सामने भी कुछ इसी प्रकार की इमारत ये बनी हुई है।